उत्तर प्रदेश में संभल के सीएम अनुज चौधरी की ओर से जुम्मे को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले पर रेसलर और ओलंपियन रहे योगेश्वर दत्त ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह का हवाला देते हुए अनुज चौधरी के बयान पर तंज कसा। ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने एक्स पर लिखा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की नजर में वो लफंडर टाइप है। इसी लफंडर टाइप के सीईओ ने देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में किया है, प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है। योगेश्वर दत्त ने आगे कहा, एक माननीय के मुख से देश के सम्मानित खिलाड़ी और दमदार पुलिस अधिकारी के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 9 मार्च को एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था कि वो लफंडर टाइप का सीईओ है। रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। ये सब लोग गुलाम है, जब सरकार बदलेगी तो फिर ये उसी की भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जुमे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब ना करिए। महाबली सीईओ जिसे आप लोग दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों का लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बता दें कि जुम्मे पर यूपी के संभल सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद डीआईजी से इसकी शिकायत की थी। कांग्रेस ने अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सपा से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल के सीईओ के बयान पर कहा था कि वो सीएम द्वारा पाला हुआ टुच्चा गुंडा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। संभल सीईओ के बयान पर राजनीति गर्मा गई। अनुज चौधरी के खिलाफ कांग्रेस नेता की ओर से मुरादाबाद रेंज के डीआईजी को शिकायत भेजकर एक्शन लेने की मांग की गई। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रधान सचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस मामले में पहले सामने आए। उन्होंने अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन की मांग की। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आते ही ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले में कूदे। उन्होंने संभल में विभाजन वाली राजनीति का आरोप भाजपा पर लगाते हुए संभल सीईओ के बयान को सरकार की नीति से जोड़कर पेश कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में 1 बार होती है। ये कहा गया कि देखिए, इस मामले को प्यार से समझाया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को लेकर कहा कि मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों ने पहले ही बयान जारी कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, दिन के 2 बजे तक होली खेलने दो। दोपहर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से आह्वान भी किया। उन्होंने इसको लेकर अपील भी कर दी, हम लोग प्रशासन की बात तो मानेंगे क्योंकि होली साल में 1 बार में पड़ती है। सीएम योगी ने आगे कहा, जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, ये स्थगित भी हो सकती है, ऐसा कोई बाध्यता तो नहीं है। जुमे की नमाज होनी ही होनी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर मस्जिद में जाना ही है तो फिर रंग से परहेज ना करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा घर पर रहें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार द्वारा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। यात्रा को लेकर आज रूपरेखा तैयार होगी। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा की शुरुआत की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार के पटना आगमन को लेकर राजधानी पटना उनके स्वागत के लिए पोस्टर जगह जगह लग चुके हैं। पोस्टर में कन्हैया कुमार के पटना आगमन को लेकर शुभकामनाएं भी दी गई हैं। इसमें कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव शशि कुमार उर्फ चुन्नू सिंह के द्वारा पटना में अनेक जगहों पर पोस्टर लगाए गए। पटना के सदाकत आश्रम में आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जुटेंगे। पार्टी में युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसे लेकर कांग्रेस यूथ विंग और स्टूडेंट विंग की बैठक बुलाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के संगठन में किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाएगा, इसे लेकर भी सभी दिग्गज बैठक कर रणनीति बनाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई। कुछ समय को यदि छोड़ दिया जाए तो 2000 के बाद बिहार की राजनीति में कांग्रेस पूर्ण रूप से आरजेडी पर ही निर्भर हो गई। भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में सभी नीतिगत फैसलों में राजद की सहमति रहती है। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस राजद के वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति करती रही है। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस का धीरे धीरे जनाधार कम होता चला गया। बिहार में कांग्रेस की हालत के लिए केवल राज्य इकाई ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी दोषी है। बिहार में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे युवाओं का समर्थन नहीं मिल रहा। जब तक युवाओं को झुकाव पार्टी में नहीं होगा, तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी से युवाओं को जोड़ना। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का मानना है कि राहुल गांधी अब पार्टी में युवाओं को जोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 3 सीटों पर बिहार में जीत हुई। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उनको अगर कांग्रेस के पक्ष का मान लें तो 4 सीटों पर कांग्रेस और उनके समर्थक की जीत हुई। लोकसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर अपना दावा पेश किया, लेकिन इतनी सीटें देने पर आरजेडी राजी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब तक के सबसे युवा प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावारू को बिहार भेजा। सुनील पांडे का मानना है कि राजद के दबाव में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राजद को इस बात की चिंता थी कि तेजस्वी के मुकाबले कांग्रेस युवा चेहरे को सामने न लाए। लेकिन 2025 में कांग्रेस खुलकर अब कन्हैया कुमार का उपयोग बिहार की पॉलिटिक्स में करेगी। सुनील पांडे का मानना है कि पार्टी में गुटबाजी को खत्म कर अगर युवाओं और अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाने में यदि कांग्रेस सफल होती है तो बिहार में फिर से कांग्रेस मजबूत हो सकती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन एक शानदार वाकया देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की दिल्ली में रह चुकी सरकार के लिए सवाल पूछ लिए। उन्होंने संसद में पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ट्रेन बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा कि दिल्ली में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते थे, मैं दिल्ली सरकार के सहयोग के अभाव में पटरी से उतर गया। उन्होंने दावा किया RRTS के बारे में अधिक है, हम इसे पूरा करने में सक्षम थे क्योंकि दिल्ली सरकार वित्त के साथ आगे नहीं आ रही थी। इसके बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा, आज संसद में एक जरूरी मुद्दा उठाया। हर दिन लाखों युवा घंटों दिल्ली गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ वाली मेट्रो में फंसे रहते हैं, मानो आधी जिंदगी जाम में ही बीत रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने और अधिक ट्रेनों की मांग की ताकि भीड़ कम हो और लोगों का सफर आसान हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा, आप सरकार ने NCRTC प्रोजेक्ट को 3 वर्ष तक दबा कर रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत में आज 1000 किलोमीटर से ज्यादा पर मेट्रो रफ्तार भर रही है। उन्होंने आगे कहा, डबल इंजन सरकार के आने से दिल्ली में अभूतपूर्व विकास का दौर शुरू होगा। आम आदमी पार्टी सरकार के पास खुद के प्रचार और फोटो के साथ विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा बजट था, लेकिन RRTS जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजना के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसमें लाखों दैनिक यात्रियों और कार्यालय जाने वालों को लाभ होगा। RRTS एकमात्र ऐसी परियोजना नहीं है जिसके लिए उन्होंने देरी करने के इरादे से समय पर राज्य के हिस्से का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि मेट्रो फेज 4 भी इसी तरह रुका हुआ था। वहीं राजधानी में नई सरकार बनने के बाद लगभग 3 हफ्ते का वक्त बीत गया है। बावजूद इसके मोहल्ला क्लिनिक में पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की झलक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और दवाई देने के लिए दिए टैबलेट में आप सरकार और अरविंद केजरीवाल का चेहरा छाया हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले एक डॉक्टर ने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। जानकारी के मुताबिक राजधानी में लगभग 500 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। प्रत्येक मोहल्ला क्लिनिक में 3 टैबलेट दिए गए हैं, जिसके जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और दवाओं का डिटेल होती है। इसमें एक टैबलेट रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मचारी, दूसरा टैबलेट डॉक्टर और तीसरा टैबलेट फार्मासिस्ट के पास होता है। सूत्रों ने बताया कि इसके जरिए इलाज के साथ कर्मचारियों की हाजिरी भी लगाई जाती है। टैबलेट जैसे ही ओपन करते हैं, पिछली सरकार का वॉलपेपर आता है, साथ ही पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी आती है। मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर ने इस टैबलेट के वॉलपेपर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। डॉक्टर ने बताया कि सरकार बने 3 हफ्ते का वक्त बीत गया है, लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक में आप सरकार की तस्वीर छाई हुई है। फार्मासिस्ट समेत 2000 कर्मचारी तैनात हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि एक चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कर्मचारियों की सैलरी समय से आती थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद पिछले महीने की सैलरी नहीं आई, जबकि पहले 30 तारीख से पहले सैलरी आ जाती थी। ऐसे में अगर सैलरी नहीं मिली तो कर्मचारियों की होली फीकी पड़ सकती है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सैलरी का भुगतान किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट के साथ ही उन्होंने जयंत पाटिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाटिल ने अब तक 10 बार राज्य का बजट पेश किया था, जबकि अजीत पवार ने आज 11वीं बार बजट पेश किया। हालांकि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी शेषराव वानखेड़े के नाम ही है, जिन्होंने 13 बार राज्य का बजट पेश किया था। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार विधानसभा की गैलरी से गुजर रहे थे। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और विधायक मिलिंद नार्वेकर पहले से मौजूद थे। जैसे ही फडणवीस उनके पास से गुजरे, उद्धव ठाकरे ने मजाकिया लहजे में उनसे कहा कि मर्सिडीज के दाम नहीं बढ़ाए। ठाकरे के इस सवाल को सुनकर मुख्यमंत्री फडणवीस हंस पड़े और वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई।
ठाकरे ये टिप्पणी हाल ही में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शिवसेना नेता और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोहरे के बयान के संदर्भ में कर रहे थे। शिंदे गुट की नेता ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक पद पाने के लिए 2 मर्सिडीज कार देनी पड़ती हैं। उनके इस बयान से सियासी हलचल मच गई थी और अब ठाकरे ने इसी मुद्दे को लेकर फडणवीस पर तंज कसा। इस दौरान वहां से एकनाथ शिंदे भी गुजर रहे थे। विधान भवन की गैलरी में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ फडणवीस ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी तंज कसा। उन्होंने पवार की ओर देखते हुए कहा, यह आपका बजट तो नहीं लग रहा। सामने आए वीडियो में अजित पवार शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। ठाकरे का यह बयान साफ तौर पर यह इशारा कर रहा था कि महायुति सरकार ने चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन फंड की कमी के चलते बजट में उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस दौरान विधानसभा की गैलरी में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। ये घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि शिवसेना में बगावत के बाद दोनों नेताओं के बीच दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं।